There we go. So reference date is 1st April 2019. As normal, there is nothing new. Sanjay, aged 31 years, is working in a managerial capacity with a private sector bank in Mumbai. He is married for over 2 years now to Sherlyn, who is 28 years old. अब देखो एज दोनों की पकड़ लो. Sanjay is 31 years, Sherlyn is 28 years. Sherlyn is homemaker. They have a son Ajinkya who has just completed 1 year. तो ये तो क्लियर हो गया. Age criteria is simple. They stay in a rented flat. So खुद का घर नहीं है. Sanjay expects to work till 62 years of age. His salary details for the year beginning on date and current expenses are as follows. Basic salary दी है, HRA है, executive allowance, medical allowance, employee contribution, PF में दोनों का, employer दोनों का दिया हुआ है. Now the first thing I can recollect from this case study is, what can be asked from here is कि HRA का taxability मुझे पूछ सकते हैं. They can test HRA का testability. चलो बताओ तो ये कहाँ पर रहता है सबसे पहले. He stays in Mumbai. HRA के 3 स्टेप, 1 2 3 बताओ. चलो पहले क्या हम तो मुंबई में है तो 50% रहेगा ऑफ सैलरी. हाँ 50% ऑफ बेसिक सैलरी. बेसिक प्लस डीए, बट यहाँ पर डीए तो है नहीं. सो विल टेक 50% ऑफ बेसिक. ओके, इज 3,30,000. Second, then it is actual received. So that is 1,98,000, and it is rent minus 10% of basic salary. 10% of salary minus rent. नहीं rent minus basic salary. Rent paid minus 10% of salary में लिखता हूँ. चलो, so that is rent paid minus 10% of salary. अब rent भी दिया हुआ है देखो. हाउस रेंट 25,000, तो 3 लाख उसका रेंट पेड है. एंड सैलरी कितना है? 6,60,000. तो आई विल टेक 60,000. बताओ हाउ मच इज इट? I think in that case actual will be taken. 234. It's 2,34,000. ठीक. So exempt is actual. Least of the 3 is exempt from tax. तो actual में जितना भी मिला वो exempt हो गया. अब इसका टेस्टेबिलिटी कैसे होगा? तो वन थिंग इज दैट कि हमको उसका पूरा ओवरऑल टैक्सेबिलिटी पूछे, तो उसमें हमें उनकी सैलरी तो रखनी पड़ेगी ना. बेसिक इज फुल्ली टैक्सेबल, HRA तो बाय वर्च्यू ऑफ दिस कंप्यूटेशन इट हैज बीन फुल्ली एग्जम्प्ट. देन एग्जीक्यूटिव अलाउंस टैक्सेबल, मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल. मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल ही होगा, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में आ गया सब कुछ. सर 50,000 आएगा ना वो. हाँ, ये भी ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहा है हर बार. लाइक अगर हमें पूरा उसका सैलरी का टैक्सेबिलिटी पूछे तो सॉरी जस्ट मीनिंग इट वाज फिर से. सो अगर हमें पूरा टैक्सेबिलिटी पूछे सैलरी का, तो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन हम सैलरी में लेते नहीं लेते? सर सैलरी में लेते हैं और उसके बाद में उसको डिडक्ट करते हैं. नॉट एग्जैक्टली, नॉट दैट वे. बिकॉज यहाँ पर एक आप चेक कर लो कि बेसिक है उसका 12% है या नहीं है, और ये दोनों सेम ही है. So 6,60,000 12%. सर उसका 12% आएगा 79200. वही आ रहा है, वही है. ठीक है. एंड एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का दोनों का पीएफ सैलरी में नहीं होता है. मींस ये सैलरी के टैक्सेबिलिटी काउंटिंग में हम नहीं लेते. वी नेवर टेक इट. याद करो सर, एक कंट्रीब्यूशन तो हम ऐड करके माइनस करते हैं ना. नहीं, वो तो एनपीएस में होता है ना. ये तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है. दिस इज नॉट एनपीएस. मतलब मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, जो मेरा आता है कैलकुलेशन ईयरली, तो उसमें व्हाटएवर इज पेड, वन पार्ट ऑफ माय पीएफ इज एडेड इन सैलरी एंड देन डिडक्टेड एटीसी में. जस्ट टू एंश्योर कि एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन इज टैक्स्ड एज सैलरी, है ना. मतलब मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें फिर एटीसी में लेता हूँ मैं वो एम्प्लॉयर का एक पार्ट, मेरा एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन
नहीं, ऐसे देखो, इसमें कैसे होता है, आई विल गाइड यू कि आपका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो सैलरी नहीं है, वो सैलरी आपको मिली है उसमें से कंट्रीब्यूट हुआ है, राइट? सो व्हाइल कैलकुलेटिंग योर टैक्सेबल सैलरी तो मैं पीएफ को लूंगा ही नहीं। यहाँ पर ये केस में लाइक लॉजिकली इफ आई से कि मेरी सैलरी इतनी ही है, फिर 80C में डेफिनेटली ये पोर्शन डिडक्शन में लूंगा। पर जब मैंने सैलरी में नहीं लिया तो फिर एटीसी में कैसे लूंगा? अरे भाई, आप जो कमाए उसी में से पे हुआ है ना। हाँ हाँ 79,200 आप सोचो ये पे कहाँ से हुआ? सर इज इट सो कि ये पे ही नहीं हुआ है हमको, तो इसकी वजह से टैक्सेबल नहीं होगा? नहीं, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आप पे कर रहे हो, बट पे कहाँ से कर रहे हो? जो कमाए उसी में से पे कर रहे हो ना, राइट? सो उसको सैलरी में ऐड करने की जरूरत नहीं है। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ना तो हम एटीसी में लेते हैं ना हमारी इनकम में आता है, राइट? एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आता है, बट आप ऐसा बोल रहे हो कि 79,200 इज ऑलरेडी कवर्ड इन दिस 660, 198 एंड 960? हाँ, ऊपर सब वाले कुछ में हो गया, यस। तो ये इंक्लूडेड है सर? आपकी सैलरी में देखो ना, जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो आप कमा रहे हो उसमें से हो रहा है ना। हाँ हाँ समझे में हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे आता है उसका टोटल। फॉर एग्जांपल हाँ, सैलरी स्लिप में लेफ्ट में आएगा बेसिक, एचआरए, एग्जीक्यूटिव अलाउंस एंड मेडिकल अलाउंस। राइट हैंड साइड में आएगा अपना कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। ये करेक्ट। सबसे बड़ा लोचा मारते हैं स्टूडेंट्स। देखो हम भी कैसे फंस गए क्लास में, देखा? इसको लेना है नहीं लेना है, एक ही मिनट है, मुझे मिनट का टाइम दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज वन इंटरेस्टिंग पार्ट, आई हैव सीन स्टूडेंट्स मेकिंग मिस्टेक हियर। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में फटाफट में ये दो चीजें सैलरी में ऐड नहीं होती है। दैट्स व्हाट वी नो। आगे बढ़ते हैं, चलो। देन उनके मंथली एक्सपेंसेस एंड ऑल नोन टू अस, ठीक है। फिर following are the details of his assets as on 31st March 2019. Equity mutual fund scheme 8.25 lakh, 5 schemes. One is sector fund, 2 are mid cap fund, 2 are diversified funds with large cap focus. Monthly SIP 5,000, started 3 years ago and continuing in each scheme first day of month. टिल डेट चालू है। सो टोटल स्कीम्स कितनी है इनके पास? 8.25। नहीं, टोटल स्कीम्स कितनी है? नंबर ऑफ स्कीम 5। 2 आर मिड कैप, 2 डाइवर्सिफाइड एंड 1 इज, ये स्टार्टिंग में लिखा है 5 स्कीम्स। ओके गॉट इट, राइट। एंड मंथली SIP of 5,000 started 3 years ago and continuing in each scheme first day of month. That means कितना हो गया मंथली? 25,000। करेक्ट? यस सर। ओके, फिर इसको नीड बेस्ड हम एनालाइज करेंगे जैसे क्वेश्चन में आते जाएगा वैसे। बट हाँ, एक चीज ये क्लियर हो गई कि मंथली इक्विटी में 25,000 की SIP हो रही है। नाउ बैलेंस म्यूचुअल फंड्स 3.2 lakh, invested 1.5 lakh in NFO on 8th March 2016, continued SIP of 5,000 for a year from 1st April 17। बराबर? तो चलो हम लिखते जाते हैं कि पहले इन्वेस्टमेंट कब किया था। सो 8 मार्च 2016 को NFO में किया इन्वेस्टमेंट। अब SIP of 5,000 for a year from 1st April 17, right? So 1/4/2017 से SIP की how many? 5,000. SIP is 5,000 and for how many months? into 12 Year. For a year. For a year, correct? Yes, sir. Now scheme asset allocation in equity debt 50:50, dividend reinvestment option, net dividend of 1.5 per unit, reinvested at NAV 10.323 on 4th March 18 and 2.5 per unit reinvested at NAV of 11.269 on 5th March 2019. ठीक है, so this is easy for us to find out, उतना भी मुश्किल नहीं है।
राइट, डिविडेंड की अमाउंट भी दी है. सो व्हाट दे कैन आस्क अस इज फाइंडिंग आउट रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम बैलेंस म्यूचुअल फंड स्कीम इफ दे आस्क. ये समझ में आ गया हम सबको बैलेंस म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट? ओके, मूविंग फर्दर. इसमें एक ही एसआईपी है ना 5000? हाँ, एक ही एसआईपी, वो एक ही साल तक हुई है. ओके. There is only one SIP which has happened for just 1 year. And if you can recollect this question, ये question almost identical to IP में म्यूचुअल फंड चैप्टर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, रीइन्वेस्टमेंट वाला. हाँ 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 हाँ. राइट, इट इज एग्जैक्टली बेस्ड ऑन दैट गाइडलाइन. तो वो क्वेश्चन का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है. चलो, देन नेक्स्ट, ELSS. Invested 5,000 units at a price of 11.62 per unit on 2nd February 2013. Further invested 1,50,000 at a price of 13.47 per unit on 18th February 2015. Open-ended scheme, growth option, current NAV is 22.989 per unit. ठीक है, तो अभी इसमें आगे क्या करना है वो हमको क्वेश्चन में पूछेंगे. सो वंस अगेन व्हाट दे कैन आस्क अस टू फाइंड आउट रेट ऑफ रिटर्न इफ दे विश टू. बाकी इसमें कोई ज्यादा हम काम नहीं कर सकते बिकॉज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, प्राइस है, देन वंस अगेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्राइस, राइट, एंड वी आर गिवन द लेटेस्ट एनएवी है. सो इसमें से रेट ऑफ रिटर्न हमें पूछ सकते हैं. देन गोल्ड ज्वेलरी एंड कॉइन. सो रिसीव्ड एज 380 grams रिसीव्ड एज गिफ्ट on occasion of marriage on 21st January 17. On occasion of marriage, that is completely, it was tax free. Barabar? Current price of standard 22 carat gold is 3150 per gram. बस अब इससे आगे हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं. और टैक्सेबिलिटी अभी तो आने वाली है ही नहीं बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट इट वाज टैक्स फ्री. ठीक है. कार, इसको क्लियर कर देते हैं. 3 लाख डेप्रिशिएटेड वैल्यू, दैट मींस कार की लोन चल रही होगी कुछ ना कुछ, दे शुड गिव अस. पीपीएफ अकाउंट, ये तो बाय डिफॉल्ट होना ही चाहिए, हर केस स्टडी में ये होना ही चाहिए. दैट इज 3,77,440. The account was opened on 8th July 2014. Balance in saving account is 1,50,000. Balancing bank FD 3 lakh invested on 1st August 2017 for 24 months. Cumulative option, interest is compounded quarterly 9% per annum. Against जो हमने last time वो रॉजर के केस स्टडी में पढ़ा था, पेबल था, यहाँ पर कंपाउंडेड है. एंड ईपीएफ का बैलेंस हमें दिया हुआ है 8,27,325. करेक्ट. चलो, देन हाउस प्रॉपर्टी. दे हैव अ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन औरंगाबाद, inherited on 1st December 2018 when the fair market value was 50 lakh, since transferred in the name of Sanjay. So he has one house property. He's got one house property. ठीक है. अब एक ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया, थोड़ा टैक्सेशन से हम और इसको डिटेल में करें कि इफ ही स्टेइंग इन हिज ओन हाउस तो दैट प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड. अच्छा, देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट गिवन कि इफ अ पर्सन डज नॉट ऑक्यूपाई हिज प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन एंड स्टेज एट अदर प्लेस इन अ प्रॉपर्टी which does not belong to him, then also this house property can be considered as self-occupied property. अगर ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड लेता है तो उसे जो रेंट मिला वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? एचआरए जो मिला वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, वो मुझे बताओ. नहीं होगा सर. नहीं, दोनों साइड कैसे हो सकता है? आइदर और है. अगर इसको ये हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड लेता है तो यू कैन नॉट क्लेम एचआरएस टैक्स फ्री. नहीं सर, बट ऑक्यूपेशनल की वजह से अगर वो दूसरी जगह रहता है तो ले सकता है ना. नहीं,
तो इसे सेल्फ ऑक्यूपाइड उसने ली, तो दैट मींस एचआरए तो नहीं ले सकता। करेक्ट। सो अब क्वेश्चन में आपको ये प्रिसाइसली पकड़ना रहेगा कि ये जो हाउस प्रॉपर्टी है उसका क्या सीन क्रिएट किया गया है, बिकॉज जो हाउस एचआरए है उसकी टैक्सेबिलिटी ये हाउस प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है। He has got a term insurance plan, 50 लाख है, 11,500 रुपए उसका प्रीमियम है। ठीक है, सो दैट इज हिज करंट सिचुएशन। अच्छा, कार की लोन की बात यहां पर कुछ की नहीं है। ठीक है, he has the following financial goals: a new flat in 18 months from now, cost negotiated 1.2 करोड़। अब ये मुझे बताओ, ये 1.2 करोड़ क्या है? करंट कॉस्ट ही होगा सर। सर ये टोटल वैल्यू ऑफ होम है जो वो बाय करना चाहता है, मतलब फ्यूचर वैल्यू है। आगे पढ़ते हैं। अवेल्ड लोन एट 70% ऑफ द लोन वैल्यू। अवेल्ड अ लोन एट 70% लोन टू वैल्यू। 84 lakhs लोन लिया। ऑलरेडी वो लोन ले चुका है या लेने वाला है? ले चुका है। तो ले चुका है। ले चुका है सर। ले चुका है। तो ऑलरेडी ये कॉस्ट उसकी करंट कॉस्ट है, लोन ले चुका है और 18 महीने में वो पोजीशन ले लेगा उसका। इंटरेस्ट पेएबल अप टू पोजीशन 9% per annum, 32-year loan tenor after possession of the flat with interest 2% above RBI repo rate periodically। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा और हमारे पास भी क्वेश्चन है। गोल इज टू बी डेट फ्री वेल बिफोर रिटायरमेंट एट 62। तो पहले देखो उन्होंने अभी उनकी एज कितनी पड़ी थी हमने? ही इज 31। देख लेते, ही इज 31, करेक्ट, ही इज 31, लोन हैज बीन टेकन, ठीक है, एंड पोजीशन तक सिर्फ इंटरेस्ट ही पे होने वाला है 18 महीने के बाद। देन 32 इयर्स का EMI पीरियड शुरू होगा। लोन रेट इज 2% अबव रेपो रेट एंड गोल इज टू बी डेट फ्री बिफोर रिटायरमेंट एट 62। ठीक है, रिटायरमेंट एट एज 62, रिटायरमेंट कॉर्पस टू यील्ड इन्फ्लेशन एडजस्टेड एक्सपेंस टिल लाइफ टाइम ऑफ शेयरलिंग। तो ये तो कुछ हमें ज्यादा हिंट देता ही नहीं है, ये तो सबसे सिंपल रख दिया। बाइंग अ कार कॉस्टिंग लम सम ऑफ 10 लाख इन अक्टूबर 19, वो यही साल में लेनी है। आफ्टर डिस्पोजिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग कार, तो 3 लाख की जो गाड़ी है उसको बेच के नई गाड़ी लेनी है करंट ईयर में। एडमिशन ऑफ अजिंक्य टू एन इंटरनेशनल स्कूल एट एज 4, एडमिशन फी ₹4 lakh, एडमिशन फी 4 lakh, इंटरनेशनल स्कूल at his age 4 years, ₹2 lakh per annum in first 6 years, 3 lakh per annum in next 9 years, current cost escalation 6%। confirm इस पे क्वेश्चन होगा because the way the goal has been narrated, क्वेश्चन होगा ही होगा। higher education of Ajinkya when he attains 19 years of age, 75 lakh would be required at current prices, cost escalation 6%। अब ये 4 और 5 है ना, नॉर्मली क्लब कर देते ये लोग। एजुकेशन, हायर एजुकेशन को ब्लेंड कर देना उनको काफी पसंद है, सो दे नॉर्मली क्लब इट बोथ द गोल्स। क्रिएट अ कॉर्पस टिल एज 50 फॉर एनुअल वैकेशन कॉस्टिंग करंटली 1 lakh। Such expenses escalate at 5.5% per annum. Annual withdrawals begin at 50 and continue till Sanjay survives। ठीक है, 50 create a corpus till age 50 and then जब तक जिंदा रहे तब तक इसमें से हम विड्रॉल करने वाले हैं। Marriage expenses of Ajinkya after he is 27 and 15 lakh current cost escalating at 6% per annum, lump sum for his venture 10 years prior to his proposed retirement। ठीक है, अब शादी का गोल भी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी has been given to us
different assumptions have been given to us. Inflation and risk-free rate given and cost inflation index भी हमें दी गई है. Right, so ये पूरा case study है. This is what we have with us. And now, based on this, they would be asking you question. अब mostly पहले गोल का question आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा. रिटायरमेंट का भी तो होता ही है. There cannot be a question paper without retirement goal. Then car probably हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. बच्चों की पढ़ाई का गोल हो सकता है. वैकेशन का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा. शादी का सिमुलेटेड पेपर है तो किसी को मिले ना मिले, बट इतने गोल तो कंफर्म क्वेश्चन में रहेंगे ही रहेंगे. चलो, लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन. सर इसमें बैंक रेट दिया है? नहीं, वो आपको क्वेश्चन में मिलेगा. रेपो रेट. अच्छा, नहीं बट लिखा था ऊपर 6.5 + 2. ये वाला ना. हाँ सर, इसमें लिखा है कि 2% है आरबीआई के वो रेट से ऊपर, मतलब रेपो रेट. हाँ, रेपो रेट. मार्जिन उसका है, तो वो बैंक रेट ये गिनने का? नहीं, जो 6.5. नहीं. कौन सा, ये वाला? नहीं. हाँ. ये नहीं गिनना है. नहीं. एफडी का है. ये तो एफडी का है. हमें रेपो रेट सेपरेटली दिया होगा क्वेश्चन में. अच्छा, क्वेश्चन में दिया होगा. क्वेश्चन में दिया होगा. ओके. ये देखो ना. सॉरी, इस पे आते हैं. चलो, विल कम बैक टू, बट अब ये पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं. फॉर द स्कूल एजुकेशन ऑफ हिज सन, Sanjay is able to manage the admission fee and initial 3 years of education. 6 मार दी. पहले 3 साल का तो संजय खुद ही मैनेज कर लेगा. He plans to invest in an equity mutual fund for the rest of his school education. To manage the volatility of market returns, he plans to invest the amount required for the block of 6 years of education in debt fund in the first year of use. He also plans to make the required funds available for higher education to at the time needed. What would be his monthly investment till the time of higher education? ठीक है, अब शांति से ये गोल पढ़ो, फिर हम इसकी टाइमलाइन सेट करते हैं. Right. So what has been suggested here is कि फिर से he's 1 year of age right now. At his age 4, he will require admission fees and school fees as suggested in the question. पहले 3 साल का तो वो लोग अपने से ही कर लेंगे. So हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं. बाकी के ये हमने रख लिया. ठीक है. अब 9 years तक जाना है. 9 years तक. And at this point, एज कितनी है उसकी? ये 9 years का हो गया. यस सर. बिकॉज ही इज 1 years old. ठीक है, 8 साल के बाद 9 years का है. अब 9 साल का मुझे चाहिए. सो अब देखो, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. भले ही लंबा हम काम कर रहे हैं, बिकॉज काम इसकी जरूरत है मुझे. देखो, 3, 6 और 9. All these years it has been 3 lakh in current cost terms. ठीक है. एक मिनट, इसको थोड़ा स्पेस करके लिख देते हैं. एंड लास्ट में व्हाट आई वांट इज 18th पे मुझे 75 लाख की जरूरत है. चलो, ये परफेक्ट मैपिंग हो गया. यस सर. ठीक है. नाउ एज सजेस्टेड, अब इसकी एज की हमें जरूरत नहीं है. एज सजेस्टेड, देयर इज वन मोर थिंग सजेस्टेड इन द क्वेश्चन. व्हाट हैज बीन दैट? To manage the volatility of market returns, he plans to invest the amount required for block of 6 years of education in debt fund for the first year of use. तो इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि पहले 6 साल में जो भी रिक्वायरमेंट है, अब गिनो, ये 6 साल की जो टोटल रिक्वायरमेंट है यहाँ तक, ठीक है, 3 and 3, 6. इसका जो भी रिक्वायरमेंट है, that will be shifted in which scheme? Debt scheme. From equity mutual funds. Right, so it is फिर से block period method हुआ. So we are continuing with equity, but आज से 6 साल के end पे we should shift ये 6
टोटल 6 रिक्वायरमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू इन डेट. सेम थिंग वुड हैपन कहां पर, यहां पर होगा ना. ठीक है. सो अनदर विल हैपन एट द एंड 12th ईयर. सो 6th ईयर के एंड पे ऐसा होने वाला है, 12th ईयर के एंड पे ऐसा होने वाला है. एंड रिक्वायर्ड फंड अवेलेबल फॉर हायर एजुकेशन टू एट द टाइम नीडेड. ठीक है, तो इसके लिए तो मुझे कुछ ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है. व्हाट शुड बी इज मंथली इन्वेस्टमेंट टिल द टाइम ऑफ हायर एजुकेशन. मींस मुझे इन्वेस्टमेंट कितने पीरियड का पूछा है. हाउ मच इज माय इन्वेस्टमेंट पीरियड इन दिस क्वेश्चन. सर 17 तक, 18 तक. 18. इन्वेस्टमेंट इज फॉर 18 years. ठीक है, मंथली. ठीक है ना, क्लियर. थोड़ा सोच. राइट. सो जो पहले 6 साल का मुझे ढूंढना है, वन मेथड इज दैट, बिकॉज यहाँ पर अमाउंट चेंज हो रहे, दे आर नॉट कांस्टेंट. तो वन मेथड इज दैट कि मैं एक्चुअल अमाउंट ढूंढ लूं. दैट इज आल्सो नॉट गोइंग टू बी सो टफ. और सबकी एनपीवी ढूंढ लो, भले ही लंबा होता है बट आंसर आ जाएगा. ठीक है. सो व्हाट आई डू इज कि 2 लाख की पीवी ढूंढ लेता हूँ 6 साल के लिए, 7 साल के लिए, 8 साल के लिए. देन 3 लाख की एफवी ढूंढ लेता हूँ 9 years, 10 years and 11 years at 6%, and I can find out present value of everything at 7.5% using cash flow function. That is also going to give me correct answer. थोड़ा लंबा हो जाएगा बट आंसर तो आ जाएगा. There is one more short way. What I suggest is कि मुझे सब कुछ कैश फ्लो पे ढूंढना है, तो आई वांट कि यहाँ से आगे 6 से 11 साल तक तो मैं रियल रेट से डिस्काउंट कर रहा हूँ, तो मेरा इन्फ्लेशन सिर्फ 6 साल तक ही सबका होना चाहिए. सो आई विल जस्ट शो यू इफ इट रियली वर्क्स. आपको माइंड में सेट हो जाए तो बेस्ट है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज पीवी इज इक्वल टू 2 लाख. सब कॉस्ट को मैं 6 साल तक ले आता हूँ, बिकॉज आगे के पीरियड में मैं रियल रेट यूज कर रहा हूँ. सो आई डोंट हैव टू इन्फ्लेट एनीथिंग फर्दर बियॉन्ड 6th year. N is equal to 6. I by Y is also equal to 6. Let us find out FP. 2,83,703. चौकस. हाँ ठीक है. फिर से मैं लेता हूँ PV is equal to 3 lakh. N is equal to 6 ही ले रहा हूँ. I by Y भी यहाँ पर 6 ले रहा हूँ. And let us find out FV. तो ये समझ में नहीं आया. बिकॉज मुझे यहाँ से कैश फ्लो में डाल के पूरा आंसर सॉल्व करना है, तो कैश फ्लो में रेट कौन सा यूज करेंगे, रियल रेट. यस सर. तो पहले तो मुझे कॉस्ट को 6 साल तक ही बढ़ाना पड़ेगा ना. अगर 6 साल में एक्चुअल 9th year के एंड पे चला जाऊंगा तो ऑलरेडी आई हैव टेकन केयर ऑफ इन्फ्लेशन फॉर इनिशियल 3 years. तो रियल रेट से फर्दर डिस्काउंटिंग पॉसिबल नहीं है. नहीं समझ में आया. तो आप एक्चुअल करो, अभी कोई टेंशन नहीं है. यू फाइंड आउट एक्चुअल कॉस्ट एंड फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू. तो भी कोई टाइम कोई ज्यादा नहीं जाता है. यू फाइंड आउट एक्चुअल कॉस्ट 6th year के एंड पे, 7th year के एंड पे, 8th year के एंड पे, फिर 9, 10, 11 और सबको कैश फ्लो में डाल के एनपीवी ढूंढ लो. ऐसे मत करो. ओके. चलो, इसका कोई किसी ने एफपी ढूंढा हो तो मुझे बताओ. 425555. अच्छा, 455 55 और एक 5. ठीक है. ठीक है. नहीं, कुछ ज्यादा हो गया. 425 एंड हाँ ठीक है, ये दिस करेक्ट. हाँ, मेरे कॉमा डालने में गलती हो गई इसलिए. ठीक है. Now what do I do is I use cash flow function. CF0 is equal to 283,703 and C1 is same amount and frequency being 2 डाल दिया. C2 is equal to 4,25,005 and 5,555 and frequency is equal to 3. क्योंकि मुझे सब कुछ एक साथ में कैश फ्लो में डाल देना था, तो मेरा डिस्काउंट रेट क्या होगा, I is equal to real rate. So anyway, I will be considering inflation in this particular point. तो मैंने costing सब यहाँ तक ही ढूंढी. But however, if this is not getting clear in your mind, तो कोई चिंता नहीं है. आप normal manually कर लो. It won't take a lot of time. You will still get the correct answer. यहाँ पर correct answer ज़्यादा important है method को short करने से. So that is at priority. And if I find out NPV using both the methods,
methods, I should be getting the same answer, and that was rightly suggested to be 20,46,245. ठीक है? This should be the answer. ला दो फटाफट. With second part of the question, we have got first NPV. अब second part of the question में मैं ये हटा देता हूँ, तो मुझे चाहिए, बाकी की चीजें मैं हटा देता हूँ, NPV भी रखते हैं because that is needed. So PV is equal to 3 lakh, N is equal to 12. Inflation कितना है? 6. And FV is equal to 6,03,658. Correct. 6,03,658. And now this is really very easy. इसको सीधा PMT ले लो. PMT. क्योंकि अब amount E, there is no confusion and problem with amount. N is equal to 6. I by Y is equal to real rate. And let us find out PV. So that is PV is equal to सर इसमें रेट 6% 34 लाख कि नहीं, PV में अच्छा यहाँ पर डिस्काउंटिंग करेंगे, हम लेंगे 7.5% और 6%. सर 34,97,932. This is at the end of 12th year, right? ये भी मैपिंग करना जरूरी है. And there is one more amount which I need for 75 higher education. ठीक है, तो PV is equal to 75 lakh, N is equal to 18, right? मेरा I जो है वो 6% ही यहाँ पर भी, and let us find out FV. That's it. So that is requirement number 3. That is equal to 21407543. This is at the end of 18th year. ठीक है, so we are done with all the three requirements. अब हमारे लिए equation आसान है. I'll erase further all these things. सर ये PMT वाला है ना, उसमें मेरा आंसर आ रहा है 29,35,000 आ रहा है सर. Beginning mode ले लो, आंसर आ जाएगा. बिगिनिंग मोड पे सर. अच्छा, N कितना लिया? N 5. 6 कर दो. हाँ 6. N is equal to 6. ओके. Not 5. Now equation to be used is present value of requirement is equal to present value of investment, right? This is the equation which we use. Okay, अब present value of requirement मेरी अलग अलग टाइम पे. अब ये requirement actual में जो normally block period method से हम चलते हैं, so we are having one big amount going on in equity and periodically उसमें से हम पैसा लेते जा रहे हैं, and that is shifted to debt. तो ये अब present value मुझे चाहिए equities में. So CF0 is equal to 0. C1 is equal to 0 and frequency is equal to, frequency कितनी लेंगे इसमें? 5. C2 is equal to ये amount, right? So this is the first amount. ये 1 लिख दिया. This is actually यहाँ पर लिख देता हूँ. This is C2, ठीक है? And frequency उसकी 1. फिर C3 is equal to 0 and frequency is 5. ठीक है? C4 10 11. Okay. and frequency is 1. Frequency is equal to 1. हो गया?
नाउ C5 इज इक्वल टू 0 और फिर से फ्रीक्वेंसी कितनी लेंगे 5 एंड C6 दिस माय C6 ठीक है एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डन and let us find out NPV at the rate of 11%. 11%. मुझे हाँ अब ये NPV की अमाउंट बताओ 5365,405. 5365 405. 205. Okay. This is present value of requirement. मैं चलो last step लिख ही देता हूँ. So this requirement should become PV. So this 5365 is PV. N is equal to कितने साल तक इन्वेस्टमेंट करना है हमें 18 into 12. I by Y is equal to monthly nominal rate of 11%. And we have to just find out PMT in beginning mode. Done. That's it. We are done with this question. It's a 5-marker question. Sir, not very tricky. Sorry? Tricky છે બહુ જ મતલબ not a single બહુ tricky. It's not tricky. It is easy. According to me, it's easy. Not. Sir, it's easy. Agree. Easy લાગે છે એવું નથી, but it is actually easy. We read second question. चलो मंदिर भाई ने बताया था सब बहुत भारी कर लिया अब एक सस्ता वाला क्वेश्चन करते हैं संजय dematerialized his shares in February 19 which he originally purchased in July 2002 in an off market transaction. He sold it now for 1.2 lakh through stock exchange. What is the tax liability for assessment year 2021? इसका मुझे taxability बता दो चलो STT पे नहीं हुआ ना सर इसमें तो ही सोल्ड इट नाउ बट STT तो आया कब STT said that if the shares have been purchased after 1st October 2004 STT तो आया ही 1st October 2004 से उसके पहले तो STT जैसा कुछ था ही नहीं तो उससे पहले का परचेज किया हुआ है now he dematerialized the shares right he sold it now for 1.2 lakh through stock exchange what will be his tax liability अब उसके शेयर्स का पोर्टफोलियो शायद सी इफ इट इज मोर डेटा हैज बीन गिवन हियर इक्विटी शेयर्स का कुछ डेटा हमारे पास है नहीं है म्यूचुअल फंड है नहीं इसमें कुछ भी नहीं है probably we do have some data missing here No tax, sir. इसमें there is one more thing grandfathering clause लगेगा या नहीं लगेगा नहीं लगेगा सर ग्रैंडफादरिंग क्लोज लगेगा ना सर डेफिनेटली लगेगा 2018 का है ना सर बताओ आप याद 1038 से हम शुरू करते हैं सेक्शन 1038 को इन्होंने एक्सपांड किया ठीक है सो सेक्शन 1038 सजेस्टेड व्हाट 1 lakh. if the shares have been bought after 1st October 2004 at the time of buying STT पे किया है at the time of selling STT पे किया है तभी जाके long term capital gain will be exempt from tax
right? That was suggested in section 1038 of the Income Tax Act. याद आया सबको? If the purchase was after 1st October 2004, before की बात ही नहीं थी, right? और वही सेक्शन को एक्सपांड किया 112A में, एंड 112A सजेस्टेड दैट कि हाँ सेम ही है कि लाइक बाइंग के टाइम पे एसटीटी चाहिए, सेलिंग के टाइम पे भी एसटीटी चाहिए, बट अप टू 1 lakh it is going to be exempt from tax, राइट? तो एग्जम्पशन किस कौन से ट्रांजैक्शन पे था आप याद करो. ग्रैंडफादरिंग क्यों आया? बिकॉज जस्ट टू एंश्योर दैट एग्जम्पशन लिमिट्स, but grandfathering was applicable only to those things wherein at the time of buying and selling STT was actually paid. यहाँ पर जो उससे पहले के शेयर्स खरीदे थे तो उनके लिए क्या गाइडलाइन दी थी? बहुत पहले का वर्जन सेक्शन 1038 का क्या बता रहा था कि ओनली एट द टाइम ऑफ सेलिंग STT शुड बी देयर, एट द टाइम ऑफ बाइंग नहीं होगा तो चलेगा. फिर उसको इम्प्रोवाइज करके बताया कि नहीं, बाइंग पे भी STT होना चाहिए. तो अभी ये 1920 में बेच रहे हैं, तो खरीदने के टाइम पे STT था? नहीं था. सिर्फ बेचने के टाइम पे STT है, तो इनको एग्जम्पशन मिलने वाला नहीं है. तो सेक्शन 112A वाला यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी आने वाला नहीं है. हाउएवर इसमें डेटा मिसिंग क्या है कि क्या प्राइस पे खरीदा था वो हमारे पास है ही नहीं, सो वी कांट फाइंड आउट द आंसर. But yes, it gives us a good idea to understand कि कितना minor detailing किया है एक्ट का, right? So you have to remember it. Section 1038 112A और उसी का डिक्टो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है. So grandfathering नहीं आएगा इसमें, इस पर टैक्सेबिलिटी आएगी. विदाउट STT वाली जो टैक्सेबिलिटी थी वही शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी विदाउट STT, so 1020 करके आपको टैक्स लाना पड़ेगा लॉन्ग टर्म. बट अपेरेंटली इसमें 1 लाख तक का एग्जम्पशन मिलेगा, वो भी मुझे बताओ. नहीं सर, इसमें नहीं मिलेगा ना. नहीं मिलेगा, आपको प्रॉपरली ढूंढना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज क्रिटिकल पार्ट. ये 3 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, बट यस सब तरह के आंसर आपको मिलेंगे इसमें, राइट? एंड ऑब्वियसली डीमटेरियलाइजेशन से आपका होल्डिंग पीरियड शुरू नहीं होता है. सो शॉर्ट टर्म इसीलिए रखा है कि बिकॉज यू बॉट इन Feb 19, so you dematerialized in Feb 19, so that has been the reason उन्होंने ये कॉन्सेप्ट भी रखा है. बट दैट इज नॉट, बट एक्चुअली ये परचेज तो 2002 में हुआ है, so it has got no relevance of 2019. करेक्ट. बस तो दैट्स वेल आइडेंटिफाइड. बट अब देखो क्वेश्चन आसान नहीं है, ये ट्रिकी हो गया मस्त कि you know and interpret the guideline properly and precisely, तभी आंसर आएगा, बाकी ये मार्क गए. ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4 छोटा वाला पढ़ लेते हैं. संजय has not let out his house at Aurangabad. He paid municipal tax दिया हुआ है. What is the taxable income from house property for assessment year 2021? Municipal rent, standard rent सब कुछ दिया हुआ है, बताओ. म्युनिसिपल स्टैंडर्ड एंड फेयर. नो नील. मंदिर भाई बता रहे हैं नील. अरे नील नहीं आएगा. मुझे क्या पता, मैं पूछ रहा हूँ, आप आंसर बताओ. Nil, as he owns only one house, this can't be termed as let out. इसमें तो सर ये नहीं आएगा ना, इसमें संजय हैज नॉट लेट आउट. कुणाल भाई को पकड़ते हैं. चलो, आई हैव नॉट हर्ड हिम टुडे. सुन रहा हूँ सब. नहीं आंसर बताओ. क्या लग रहा है आपको? एज पर द गाइडलाइन दिस इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड का क्वेश्चन है ये, क्या बताते हो? सर नॉट लेट आउट मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड है. विल इट बी, ये खुद के घर में रहता नहीं है, वो तो बॉम्बे रहता है किराए के घर में, और ये औरंगाबाद. हाँ पर वो लेट आउट किया हो तो सर इनकम. हाँ, करेक्ट. अगर वो लेट आउट नहीं किया है सर, 2 प्रॉपर्टीज रहेगा तो एक दोनों भी सेल्फ ऑक्यूपाइड में जाएगा. Correct. But condition is that see, it should not be unoccupied. Unoccupied property is treated separately. समझो, self occupied, unoccupied दोनों चीजें अलग है.
As of now, his Aurangabad property is unoccupied. But because he is not staying in Aurangabad due to his employment purpose, he can still claim that property to be self-occupied. But ये option अभी उसके पास है. See, frankly speaking, this option is with him. उसको क्या करना है? He has to now do a trade-off. कि औरंगाबाद में घर को self-occupied कर लेगा. Frankly speaking, तो उसमें तो कोई लोन वोन तो चल नहीं रही है. ठीक है, तो उसमें उसे रेंटल इनकम, नोशनल रेंटल इनकम दिखा के टैक्स पे करना पड़ेगा. तो सामने उसको एचआर एग्जम्पशन में मिल जाएगा. अगर वहां पर नोशनल रेंट को वो कंप्लीटली सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लेना चाहता है तो यहाँ पर एचआर टैक्सेबल हो जाएगा. दैट ही हैज टू डिसाइड प्रैक्टिकली. ऐसे सिचुएशंस रियल लाइफ में बहुत ज्यादा होते हैं सबके साथ. बट हाँ, इट इज नॉट बीन लेट आउट. ठीक है, सो डेफिनेटली ये उसकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में गिना जाएगा. इज ओनली वन हाउस, सो आंसर इज निल. आंसर इज निल. डी सीधा ही निकल गया आपका. 2-3 मार्क जितने मार्क का क्वेश्चन है सीधा ही निकल गया. इजी है ना? कॉन्सेप्ट याद है तो इजी. इसलिए मैं बता रहा, टेक्स्ट वैक्स तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. यू कैन नॉट गो. हमको तो प्रॉपरली आर्म्स एमिनिटीज बराबर इकट्ठे करके ही जाना है यार. वी शुड नॉट हैव अ सिंगल बुलेट मिसिंग इन आवर जैकेट. Now next, second number का question देते हैं. Sanjay does want to retain his house at Aurangabad as it is very old. The construction agent has approached him to renovate the house for 6 lakh within 3 months. Sanjay took a bank loan for 6 lakh at 9.25% with 12 EMIs. First EMI at April 19. Agent completed the renovation and found the family to rent out the house for 18,000 per month from July 2019 onwards. Municipal and fair rent are 140, 160 respectively. Standard rent is 13,000 per month. What is the income from house property for assessment year 2021? He has paid the municipal tax of 9835 during financial year 1920. मस्त क्वेश्चन है ये. चलो, सबसे पहले मुझे रॉ मटेरियल जो चाहिए वो आपसे पूछ लेता हूं. ये रिनोवेशन की उसने लोन ली है 1 अप्रैल में और यस बाय 31 मार्च इट इज गेटिंग ओवर. अब ये लोन का इंटरेस्ट जो है विल इट बी अलाउड एज डिडक्शन? यस सर, अप टू 30,000. Up to 30,000. कौन से सेक्शन 24B गिव्स यू कि अगर ये घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए या परचेज करने के लिए लोन ली गई है तो देन इट इज अप टू 2 लाख. बराबर. बट फॉर रिनोवेशन पर्पस इट हैज बीन टेकन, इट इज 30,000 रुपीज पर एनम. बराबर कि नहीं? तो सबसे पहले ये गाइडलाइन हमको यहाँ पर टेस्ट कर ली कि आपको सेक्शन 24B प्रॉपरली आता है या नहीं आता है. डन. चलो, तो पहले इसका इंटरेस्ट गिन के बताओ मुझे. How much is that interest? I don't write it. अगर किसका नहीं आता है तो मैं लिखता हूँ. But बाकी I would appreciate if you get the answer. सर इसका इंटरेस्ट 13,875 आएगा. देखते हैं सबका क्या आ रहा है. Let's see. PMT हमें ढूंढनी है. ठीक है. 30485. अच्छा, इंटरेस्ट कितना आ रहा है सब? चलो, ये ठीक लग रहा है. 30485. चलो, सबका आंसर आई एम आस्किंग एवरीबॉडी वन बाय वन. कंफर्म कर दो सबका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है. आर यू गेटिंग दिस इंटरेस्ट और नॉट? लेट मी नो. मैं लिख देता हूँ. चलो, सो दैट इट बिकम्स. सर एक मिनट. आप गिनते रहो. PV is equal to 6 लाख. ठीक है. N कितना रहेगा हमारा? 12. I by Y is equal to 9.25 divided by 12. ठीक है. And you have to find out PMT. चलो, PMT कितनी आ रही है?
525540. This should be PMT and amount कर लीजिएगा 1 and 12 का. Preeti, are you getting this? No, sir. अच्छा, आप PMT को ढूंढो क्लियर TVM करके. आ गया सर 30485. बताओ तो प्रीति, आपकी PMT आई? Yes, sir. 52138. हाँ. अच्छा, अब इसमें आपको अमोट फंक्शन ओपन करना है. P1 is equal to 1 and P2 is equal to 12. इस तरह से आपको पंच करना है. P1 is 1, P2 is equal to 12. Right? And how to do that? अच्छा, तो आपने टीवी के वीडियो नहीं देखे थे, आप सेकंड बटन प्रेस करके टीवी बटन प्रेस करो. ये आपको सीखना ही रहेगा, बिकॉज कैलकुलेटर तो पक्का करना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉक्टर्ड एग्जाम भी हमें एक्सप्लोर करनी पड़े तो वी शुड बी इक्विप्ड. तो सेकंड एंड पीवी बटन प्रेस करने से आपको स्क्रीन पे P1 डिस्प्ले किया हुआ मिलेगा. Yes, sir. मिल गया. ठीक है, वहां पर एक लिख के आप एंटर प्रेस कीजिए, देन डाउन एरो 12 लिख के फिर से एंटर करिए, and then just keep on pressing down arrows. You will get interest to be last in the sequence, and that should be 30,485. Let me know if it doesn't come. Okay, अब इसमें जो interest हमारा आया, we will be able to claim how much? 30,000 only, not more than that. अब यहाँ पर प्रॉपर्टी किराए पे कब गई? जुलाई. So it has been let out for how many months? 9 months. तो आगे के 3 महीने का हम क्या गिनेंगे? Vacant. वैकेंसी गिनेंगे, क्या गिनेंगे? हाँ सर वैकेंसी. And my interest is coming to 5662. Interest coming to be Sir, 25,661 आ रहा है. Yes, sir. Mine too. और ये PMT सर ना 52,138 आ रहा है. अच्छा. नहीं सर वो एंड मोड में नहीं किया शायद. हाँ सर एंड. हाँ, ये बराबर अपने एंड मोड करना रह गया होगा. लोन का क्वेश्चन है ना? Yes, sir. हाँ, चलो चलो चलो, करेक्ट इट. अब आपका आंसर आ जाएगा. चलो, अब धीरे धीरे हम अब लोन का सॉल्व करो. मैं यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ. स्टेप्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज में I'll still highlight what students usually forget in this question, because ये टैक्स की एग्जाम नहीं है ना, तो वो एक्यूरेसी आनी मुश्किल है. So, सबसे पहले फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल वैल्यू. और जब मैंने वो आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि आपको क्या क्या टॉपिक एसेंशियली रिवाइज करने होंगे, उसमें भी मैंने ये बताया था ये आपको रिवाइज करना है. देन स्टैंडर्ड रेंट. चलो, फेयर रेंट यहाँ पर कितना दिया गया है? म्यूनिसिपल 140. So fair rent 160 है. Municipal and fair rent are 140 and 160 respectively. हाँ ठीक है, ये मैं उल्टा लिख दिया. 160 and कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर तो सेम ही आएगा. ठीक है, अब ये दोनों में से I have to take whichever is higher. Are we given standard rent 13,000 per month? बताओ. चलो, अब ये कितना आता है स्टैंडर्ड रेंट? 13,000 per month. 156. 1,56,000. Take whichever is lower. ठीक है, सो हम क्या लेंगे? अब हमारा स्टेप 2 का वैल्यू कितना आ गया? 1,56,000. करेक्ट. यहां तक सेट हो गया. अब इस प्रॉपर्टी हैज बीन लेट आउट. पहले 3 महीने तो हमने लेट आउट दी नहीं, सो इट वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड. हम ऐसे ही गिनेंगे ना, बिकॉज वैकेंसी का मीनिंग क्या होगा? इट वाज यू आर विलिंग टू लेट आउट दिस प्रॉपर्टी. You're willing to let out this property. We couldn't find out a tenant. यहाँ पर पहले 3 महीने क्या थी? सेल्फ ऑक्यूपाइड ही थी. सो स्टेप 2 तक तो सेम ही करना है हमें, और उसके बाद हम क्या करते कि देन यू फाइंड आउट द एक्चुअल रेंट यू रियलाइज्ड.
So how much is the actual rent? Because part of the year it is self occupied, other part of the year it is let out. So step 2 तक तो हमें it is let out for the entire year तक ऐसे ही करना है, and then step 3 से हमें actual rent उनका लेना है. So how much is the actual rent? 1,70,000. 1 lakh? नहीं Seven. ज्यादा होगा 18,000 into 9 हाँ, 162 1,62,000 है ना? So this अच्छा मैंने ये 13,000 लिए. ओके 18,000 will be my GAV. बट सर उसमें ऐसा कुछ रूल नहीं था कि अगर एक महीना भी मतलब चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड है एक महीना भी रेंट दिए हम टोटल 12 मंथ्स का ही लेते हैं रेंट. हाँ, वो स्टेप 2 तक. अच्छा हाँ इसीलिए हमने देखो फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट को पूरे साल का ही लिया है. स्टैंडर्ड रेंट को भी पूरे साल का ही लिया है. देखो हमने 9 महीने का नहीं किया है. बट यस एक्चुअल इनकम तो 162 है. सो इफ योर एक्चुअल इनकम इज लेस देन द स्टेप 2 वैल्यू तो वो स्टेप 2 वैल्यू ही हम टैक्स में लेंगे. बट योर एक्चुअल इनकम इज मोर देन स्टेप 2 वैल्यू तो एक्चुअल इनकम लेंगे यहाँ पर. तो सर इसमें हायर लोअर और हायर. हाँ हायर यस हायर लोअर हायर. चलो तो जीएवी हमारी कितनी आई? 1,62,000. उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? म्यूनिसिपल टैक्स 30,000 है ना सर? नहीं पहले 30%. 35. ठीक है, अब एनएवी बताओ. 152,165. 152,165. This is my net annual value. अब यहाँ पर 30% standard deduction has been one of the most critical thing which students tend to forget. I remember not naming a student, but हमारे काफी means is very like what you can say कि experienced student, and he wrote his examination filled at 48 marks. House property का question 4 मार्क में था एग्जाम में, and he forgot to take 30% standard deduction in exam. बोलो ऐसा भी होता है. So 30% इसका कितना होगा 152 का? 45649. 45649. Then interest 30485. 30,000 ही आएगा ना. 30,000 yes. और अब जो आए that is your 76515. 76515. 6515. So this happens to be my answer. So what are the interesting catch in this question? आपको पूरा हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर आना चाहिए इन शॉर्ट. अगर वो चैप्टर नहीं आ रहा है तो फंस जाओगे. और इसमें आप देखो तो सही हाउ मेनी क्वेश्चंस आर गोइंग ऑन. ये क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी का है, चौथा क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी का है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का ये क्वेश्चन ये पेपर में ही वेट 7 से 8 मार्क जितना हो गया. ये सब क्वेश्चन में लोन का भी पूछ लिया, मतलब वो भी टेस्टिंग हो गया. वो भी हो गया. आई एग्री. एक पॉइंट पूछ लिया है कि हाउ टू फाइंड आउट जीएवी, एनएवी, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भूलना नहीं है, एंड देन इंटरेस्ट कंपोनेंट. और इंटरेस्ट कंपोनेंट में भी उन्होंने वो पूछ लिया कि इट इज फॉर रिनोवेशन, तो एक्चुअल नहीं मिलेगा आपको, अप टू 30,000 नहीं मिलेगा. सर सेल्फ ऑक्यूपाइड में 30% मिलेगा, बाकी 2 लाख तक मिलेगा ना लेट आउट में. क्या ये स्टैंडर्ड ये डिडक्शन कौन सा डिडक्शन? इंटरेस्ट का या स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड डिडक्शन. स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 2 लाख ऐसे नहीं होता है ना. वो जो भी आपकी एनएवी उसका 30% इज स्टैंडर्ड डिडक्शन स्ट्रेट. नहीं सर, मैं लेट आउट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ. हाँ लेट आउट में ही स्टैंडर्ड डिडक्शन आता ही लेट आउट में है. सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो एनएवी 0 होती है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हो ही नहीं सकता है. ओके. Sir, actual rent 162 is given in examination question. No, we have calculated 18,000 into 9. Sir, why 9? Okay. या रेंट पे जुलाई से दिया ना.
यस सर। तो जुलाई से मार्च गिनो रेंट, तो मार्च अच्छा अप्रैल सर, नॉट लेट आउट। हाँ सॉरी मेरा कौन ये पूछना मतलब मिक्स हो गया, मैं पूछ रहा था इंटरेस्ट के लिए। अच्छा, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वो 30,000 ले सकते हैं, नहीं वरना 2 लाख। ये तो लेट आउट ही हुआ ना प्रॉपर्टी, फिर भी हमने 30,000 ही लिया ना। क्वेश्चन में कहाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड, इट इज लेट आउट प्रॉपर्टी, बट पर्पस पे डिपेंड करता है। इफ द पर्पस इज टू बाय और कंस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी, तो 2 लाख तक का है। एंड इन लेट आउट इट इज अनलिमिटेड इंटरेस्ट। बट यहाँ पर पर्पस ना तो कंस्ट्रक्शन का है, फ्रेश कंस्ट्रक्शन का, या तो परचेज का, इट इज रिनोवेटिंग द प्रॉपर्टी। So this interest is eligible up to 30,000 only. Let it be let out, let it be self-occupied. Okay. So this question is also done. As to काफी house property has been tested heavily in this case study. So 1, 2, 3, 4 done. 5 नंबर का क्वेश्चन हम करते हैं। This is also tricky. उतना आसान नहीं रखा इन्होंने क्वेश्चन, मस्त रखा है ये। इन्फ्लेशन चेंज किए है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। So to cover pure risk purpose of Sanjay's life, calculate the additional cover need for Sherlin, who needs 80% of expense along with rent expense till 55, and then additional 10% of then expenses till she survives. Inflation is assumed to be 5% till 55 and 3.5%, whereas investment return is expected to be 6.5% till 55 and then 5.5. नई स्टाइल का है ना क्वेश्चन। मिक्स कर दिया है सब दोनों रेट। हाँ 55 के पहले का इन्फ्लेशन और रिटर्न अलग है, 55 के बाद का अलग है। अब ये क्वेश्चन में एक चीज मींस कपल ऑफ थिंग्स आर वेरी ट्रिकी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये शायद डिट्टो है या इसमें कुछ मिसिंग है, वो जज करना यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट है। 80% ऑफ एक्सपेंस, चलो तो पहले उनके खर्चे कितने थे वो ढूंढ लेते हैं ना। हाउ मच इज देयर मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस? 60,000। सो 60,000 का 80% दैट इज 48,000 plus rent. right? So that will be needed as household expense. And one thing is very clear कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है rental expenditure is over and above household expense. Is it understandable? क्योंकि household expense में अगर rent include होता था तो they would have said और household में से rent नहीं होता है, but अगर उन्होंने ऐसे लिखा होता ब्रैकेट में क्या होता था including house rent of 25,000 ऐसा लिख के देते थे हमें। Okay, so एक चीज क्लियर हो गई कि पहले जो 55 इयर्स उनकी एज, अच्छा अभी शेरलिन की एज कितनी है? शी इज 29 राइट नाउ। देख लो, शी इज 28, सॉरी 28, बच गए, पढ़ लिया ना इसलिए। चलो ये क्वेश्चन था हमारा। सो शी इज 28 राइट नाउ। उनकी एज 55 तक 80% ऑफ करंट एक्सपेंस अलोंग विथ रेंट ये चाहिए। रेंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एट 5%। अब नेक्स्ट चीज जो मेरे माइंड में आ रही है, एंड देन एडिशनल 10% ऑफ देन एक्सपेंसेस। अब देन एक्सपेंसेस में what they must have mentioned, I mean, should we be considering rental expenditure once again or only the household expenditure and उसका 10% extra? क्या लग रहा है आपको? रेंटल एक्सपेंडिचर होगा ना, रेंट भी तो बढ़ेगा ना। रेंट तो ऑलरेडी लिया हुआ है ना 5% का ग्रोथ। नहीं बट जो एडिशनल मींस 55 के बाद रेंट
एक्सपेंडिचर रहेगा नहीं रहेगा. चलो, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड. And then additional 10% of the expenses to share survives. यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, रहेगा नहीं रहेगा, दैट मीन्स रहेगा. अगर नहीं रहेगा वो अज्यूम करना था मुझे, तो भी यहाँ पर लिखा होना चाहिए था ना कि अब रेंट नहीं चाहिए होगा. Right, so we continue as rental income is going to be, rental expenditure is going to be there. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं and we work on it कि हाँ, अभी इनकी एज कितनी है? 28 से 55, that means how many years? For initial 27 years. करंट टर्म्स में उनको कितना अमाउंट चाहिए? 48,000 प्लस 73. 25,000. That is 73,000 is the per month requirement. बराबर, ये हुआ. अब इसके बाद यहाँ पर जो भी एक्सपेंडिचर रहेंगे उसको 10% और हम ऐड करके, इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है शेरलिन की? 80 years. 80. And it will be needed for 25 more years because she is already 25 here. अब ये फेज में उनका रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? 5%, एंड इन्फ्लेशन इज इक्वल टू Sir, 6.5 है rate of return. सर 6.5 दिया है. इन्फ्लेशन इज 5, उल्टा मैंने पढ़ा. एंड अनदर इज कि यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न कितना चाहिए हमें? 5.5 एंड इन्फ्लेशन इज इक्वल टू 3.5. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप गाइड करो. मजेदार हो गया. 2 स्टेज में करना पड़ेगा. वन इज फॉर इनिशियल 27 इयर्स, है ना, बिकॉज इसको मैं कैश फ्लो में नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मल्टीपल रेट्स है यहाँ पर. चलो सर पहले तो 0 से 27 से इन्फ्लेट करके निकालेंगे वैल्यू, उस पर एडिशनल 10% कर देंगे, उसको पीएमटी ले लेंगे फॉर 25 इयर्स. करेक्ट, रियल रेट से पीवी निकाल लेंगे 27 पर. बराबर है. सो पहले हम ले लेते हैं पीएमटी इज इक्वल टू 73,000. एन कितना ले लेते हैं? 27 into 12. 73 तो बोलेंगे ना. क्या? अच्छा सर 73,000. अच्छा, डायरेक्ट पीवी निकाल रहे हैं रियल रेट से. पहले हम 27 साल का मंथली नॉमिनल रियल रेट लेके, कौन से 2 रेट पे हम काम कर रहे हैं? यहाँ पर जो लिखा था 6.5 और 5. But yes, essentially it should be on monthly nominal real rate basis and let us find out PV. सर ये 73,000 कैसे है? 48 plus 25. हाँ, 80% of हाँ हाँ हाँ, household expense. तो 60,000 का 80% is 48,000 plus 25,000 किराया. चलो बताओ. 196612 1966 1189. 1966 1189. पीछे के 3 डिजिट जो भी आए doesn't make much difference. Clear all of us? अभी सर ये 73 को इन्फ्लेक्ट करना पड़ेगा ना दूसरी वैल्यू निकालने के लिए. ये हमारा फर्स्ट आंसर हुआ. अब नेक्स्ट में 73,000 को हम आगे बढ़ाते हैं. n is equal to 27. Inflation is equal to
5%, and let us find out future value. પપ્પા ચલો ને બહાર જાઉં છે. So how much is it? FV बताओ तो. 272542. 272542. This is then expenditure when she completes 27 years. Means आज से she completes 55 and after 27 years. अब हमें इसका 10% और चाहिए. So I have to multiply with 1.10. She will need additional 10% of then expenses till she survives. तो मुझे 10% और expenditure इसमें add करने पड़ेंगे. Tell me how much is it? 299,796. 299. PM के ले लेंगे. 796. अच्छा 800 ही ले लो ना, चलेगा. ठीक है. Now take this amount as PMT. Take this amount as PMT and find out PV. चलो तो ये PMT ले लेते हैं हम. That is 299,800. N is equal to कितना रहेगा? 300. 25 into 12. I by Y is my real rate using two different rates. फिर से कौन सा? ये 5.5 and 3.5. And let us find out PV. Seven 1.5. 3 617 9 6179 9. बराबर है मंदिर भाई. जी, yes, almost. Now tell me, अगर ये आपका आंसर आ चुका है तो मुझे बताओ ये आंसर टाइमलाइन पे कहाँ है? ये 27 सर 27 पे. तो इसको वापस लाना पड़ेगा 0 पे. 27. इसको मुझे यहाँ पर फिर से PV में लाना पड़ेगा. क्या रेट से? सर 6.5 से. 0.5 से. तो मुझे ये PV1 का आंसर मिल गया. अब PV2 का आंसर भी बताओ. One 130. Next. 170,79565. 130. 170. नहीं सर, 170. नहीं 170 is not right. We have to discount with 6.5% only. 130,64,368. Right. So these are now PV1, PV2. Make a total. And find out. बताओ ये टोटल बताओ. 327. 25,628. बस ये करोड़ में ही आंसर लिखते हैं तो मैं 3.27 करोड़ ही लिख दे रहा हूँ. ठीक है. अब क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा है वो मुझे बताओ. एडिशनल पूछा है या टोटली रिक्वायरमेंट पूछी है? एडिशनल पूछा. हाँ, तो अब केस स्टडी में हम बैकवर्ड्स जाते हैं, कीपिंग एवरीथिंग एज इट इज, एंड वी फाइंड आउट कि एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कितना है. पढ़ते पढ़ते आते, कहीं पे मिल जाए तो मुझे बताइएगा. We must have read somewhere 50 lakh rupees term insurance premium वाला. हाँ ये रहा. Sum assured 3 lakh 11,500 प्रीमियम है. So 327 में से 50 लाख इंश्योरेंस है. So probably insurance requirement is too much. कितना आया? 2.77 करोड़. 77. Yes, 2.77 crore approximately is the additional insurance requirement. Considering the data given in the question, हाँ ठीक है. एग्जाम में शायद क्योंकि किसी ने याद रख के लिखा हुआ है and they have given the question to me. So fact is that इसमें थोड़ा 19-20 हो भी सकता है. And we know कि one single word used and it changes the answer dramatically.
बट यस वी हैव सॉल्व्ड एज इट इज, जो डेटा था हमारे पास उसके बेसिस पे ही हमने इसे सॉल्व किया है। ठीक है, चलो तो आज इट इज ऑलमोस्ट डन। अब नेक्स्ट 7-8 मिनट्स में हम कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेट्स सी। सर 1 मिनट 6-7 हम कल करेंगे। और ये तो सब 7 नंबर का क्वेश्चन जिन लोगों को संजय मिला सबको ये क्वेश्चन डिट्टो मिला है। मुझे 4 स्टूडेंट ने ये सेम क्वेश्चन लिख के दिया है 7th वाला। सर नाम भी संजय सेम आता है 5 मार्क। सॉरी, क्वेश्चन पेपर में संजय के नाम से ही आएगा। हाँ एज इट इज संजय 1 अप्रैल 2019 से ही शुरू होगा आपका पेपर। आपको 2 केस स्टडी मिलेंगे ना। सर वो स्क्रीन प्लीज लगाइए ना वापस। मींस अच्छा वो लिखा था वो। हाँ सर प्लीज। बहुत महंगा होता था जब मैं क्लासरूम में लिखता था ना। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन इज इट्स सजेस्टेड कि डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट इज बेटर बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। वो तो आम आदमी को समझाने की बात है। नो डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ ऑप्शन एंड डिविडेंड ऑप्शन, आई वुड एग्री इन एब्सेंस ऑफ टैक्सेस। Dividend reinvestment option will incur dividend distribution tax and hence lower return. See, dividend is taxable from financial year 2021. 1920 was the year in which we had dividend distribution tax applicable. Fine. So option C is anyway, मुझे ये 3 में से like I don't know the 4th option. What would have been there in 4th option, but C मुझे ठीक लग रहा है। Dividend reinvestment option for dividend distribution tax and hence lower return to the investors, ये correct है। Yes sir, C आएगा। C is correct। कुछ तो आया, चलो easily। So there is some relief finally, right? चलो आगे बढ़ते हुए I'm asking you to solve question number 9 in homework. What is the effective... Sorry? मैं ये पूछा था सर आप ये पीडीएफ भेज रहे हो ना? सॉरी, ये पीडीएफ? हाँ भेज दूंगा। यस, आपको तो दूंगा ना यार, डेफिनेटली। फॉर आवर स्टूडेंट्स ये सब आप ही का है, बट इट इज नॉट टू बी आउटसाइडर, बिकॉज ये ना तो मैंने मेरे ब्लॉग पढ़ा है कहीं पे पढ़ा है, बिकॉज दिस सेंसिटिव, बिकॉज इट कैन वैसे देखो तो ये थोड़ा वायोलेशन जैसा ही लगता है, बट लाइक व्हेन एवरीबॉडी डज इट इन इंडिया, व्हाई शुड आई नॉट? So what is the definitely we will take care. So what is the effective real returns from his FD after tax? ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। ऑप्शंस भी आप जस्ट लिख लीजिएगा। आई विल जस्ट गाइड यू विद FD रेट्स। बहुत सारी FD किधर गई? कंपाउंडिंग वाला था ना, हाँ ये रहा। यस, बैंक FD is 9% per annum रिटर्न वाली है। It is 9% per annum return is the FD rate, fine, and 9%. And अच्छा संजय का टैक्स रेट भी देख लो। What according to you should be tax slab? 20%. हाँ, एग्जीक्यूटिव अलाउंस पढ़ो। ओह, so he's into 30% tax slab, right? So he's into 30% tax slab. His income is more than 10 lakh. Yes, sir. Because he would have many more things like interest income सब भी आएगा ना उसका। 3 लाख की FD। Okay, so he's into 30% tax slab, 4% health and education cess, and yes, we are expecting one more cess to come in. वो I think हिरेन भाई ने रखा था, कोरोना cess आने वाली। सर आप ही बोल रहे थे। अच्छा, वो तो मैं तो प्रेडिक्शन करते रहता हूँ बहुत सारे। और इक्विटी पे टैक्स बढ़ेगा विद टाइम, मैंने वो भी बताया था कि 10% है जो अभी, वो और विद टाइम बढ़ेगा। लेट्स सी। हाँ सर, वो आपने ही बताया था इसलिए मैंने रखा। दोनों चीज आपने बोली थी। They should find me out ना, they should in their advisory board at least। और इन्फ्लेशन रेट क्वेश्चन में अब आखिरी मुझे देना है। So these are the 4 options. You are supposed to match this option.
फिलहाल एक फोटो खींच लीजिए इसका। एक मिनट रेट 9% है, एफडी का रेट सर 9% है। सर ये आंसर वुड बी डी। आप मैच करिएगा, यू जस्ट ट्राई टू मैच। सर ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में ये 2.02 ही आता है। कुछ भी नहीं, क्योंकि आप ट्राई करिए, बस मैं मैच नहीं कर पाया था, Definitely. फ्रैंकली मैच नहीं हुआ था इसलिए। I'll just write down all the facts for you once again. तो 9% कंपाउंडेड क्वार्टरली है ना, तो ये 9% रेट जो है वो सबसे पहले नॉमिनल रेट है, राइट। 4.5% इन्फ्लेशन है, इज इनटू 30% टैक्स ब्रैकेट एंड 4% इज सेस। ठीक है, टेकिंग सम मोर थिंग्स अबाउट एफडी, लाइक एफडी जो है, राइट, क्योंकि टैक्स प्लानिंग में जो उन्होंने ये क्वेश्चन का आंसर किया था वो बहुत वियर्ड किया था, हमको भूलना नहीं चाहिए। मैंने टैक्स एफडी के टैक्स वाला रिटर्न कराया था, व्हिच इज दिस एफडी इज 24 months, 2-year एफडी है, इट इज 2-year एफडी। सो जस्ट R&D करो कल सुबह 11 बजे तक, लेट्स सी क्या आंसर आता है सबका मिलजुल के।